हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही इस ब्रह्मांड के अस्तित्व और अंत पर निर्भर है। और इसलिए अगर कभी हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इंटरस्टेलर ट्रैवल अर्थात तारों के बीच यात्रा करने की बहुत अधिक जरूरत पड़े तो ऐसे में हमारे पास क्या विकल्प मौजूद होंगे? पिछले कुछ वक्त में कुछ ऐसी प्रभावशाली तकनीक का इजाद हुआ है जो अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वर्तमान तकनीक की मदद से हम तारों के बीच यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बस हमें एक जबरदस्त स्टारशिप की जरूरत होगी जो कि पूरे विश्व के आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी मदद से बनाया जा सकता है। पर इन सारे देशों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए दुनिया को एक विनाशकारी कारण की जरूरत होगी, और इसलिए हम ये मान लेते हैं कि अंततः हमारी धरती अंत के काफी नजदीक आ चुकी है। हमारी पूरी मानवता दांव पर लगी है और जल्द ही केवन नामक एक विशालकाय उल्कापिंड की टक्कर धरती से होने वाली है। और इस खतरनाक कारण ने धरतीवासियों को अपने सबसे नजदीकी तारा मंडल अल्फा सेंटोरी में पलायन होने को मजबूर कर दिया है, जो कि हमारे मिल्की वे से 4.4 लाइट ईयर दूर है। और इसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया के एक एक देश एकजुट होकर एक स्टारशिप की तैयारी में लग गए हैं जो उन्हें तारों के बीच सैर कराने का मार्ग प्रशस्त कर सके। तो ऐसे में हमें ऐसी तकनीक का इजाद करने में कितना वक्त लगेगा, इसको लेकर वैज्ञानिकों और अभियंताओं के पास कितने विकल्प मौजूद होंगे, और आखिर इस इंटरस्टेलर ट्रैवल की कौन कौन सी संभावनाएं निश्चित हो पाएंगी। नंबर 1, एक पारंपरिक रॉकेट ईंधन का इस्तेमाल। वर्ष 1969 में चांद की सतह पर भेजा गया अपोलो 10 मिशन दुनिया का सबसे तेज उड़ान भरने वाला एक मैन्ड मिशन था, जिसकी गति 25,000 माइल प्रति घंटा या 40,233 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और इसके बाद ऐसा कोई भी मैन्ड मिशन प्रक्षेपित नहीं किया गया है जिसकी गति इससे अधिक हो। पर 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इंसान को 1 या 2 पीढ़ी में 4.4 प्रकाश वर्ष की यात्रा पूरी नहीं करा सकती है, क्योंकि इस रफ्तार से इंसानों को वहां पहुंचने में 1,20,000 साल का वक्त लगेगा, जो कि किसी भी हालत में इंसानों के उम्र के सापेक्ष संभव नहीं है। दरअसल इस पूरे रॉकेट तकनीक में रॉकेट की हाईएस्ट स्पीड उसकी वेलोसिटी, फ्यूल मास और बॉडी मास पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर किसी रॉकेट को अल्फा सेंटोरी सिस्टम में पहुंचना है तो उसे कम से कम प्रकाश की गति का 10% गति हासिल तो जरूर करना होगा, और वो सफर भी इंसान अगर एक लिक्विड फ्यूल की मदद से करे तो ऐसे में इस पूरे सफर में लगने वाले कुल फ्यूल के लिए ब्रह्मांड के आकार से भी विशाल एक फ्यूल टैंक की जरूरत पड़ेगी, जो कि निश्चित ही असंभव कार्य है। तो आखिरकार इस ईंधन पर उच्च गति की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? वैज्ञानिकों की माने तो इसका एक दूसरा उपाय है, जहां इंसान एक ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करेंगे जिसकी ऊर्जा घनत्व सबसे अधिक हो,
ताकि रॉकेट के मास को प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा में तब्दील किया जा सके, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वल टू mc स्क्वायर में प्रतिपादित किया था। नंबर 2, फ्यूजन की प्रक्रिया। उच्च गति हासिल करने के बाद हमारे लिए दूसरा विकल्प एक अलग प्रकार का ईंधन होगा, जिसकी प्रेरणा हम सूर्य से लेंगे, जिसमें लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती रहती है और इस विस्फोटक प्रक्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता रहता है। यहाँ तक कि आज से तकरीबन 7 दशक पूर्व ओरियन नाम के स्पेस मिशन में इस तकनीकी इस्तेमाल की तैयारी भी की जा चुकी थी, जहां वैज्ञानिकों ने ये निश्चित किया था कि वो इस स्पेसशिप के पीछे लगातार ऐसे न्यूक्लियर ब्लास्ट को अंजाम देंगे जिससे वो पूरा स्पेसक्राफ्ट 10,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन 1963 के पार्शियल टेस्ट बांध ट्रेटी के बाद जब अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया, उसके बाद ओरियन मिशन असफल हो गया। पर अगर एक पल के लिए मान लिया जाए कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल दोबारा अमल में लाएं, तो ऐसे में हाइड्रोजन बम की सहायता से उस स्टारशिप को प्रकाश की गति के 10% गति से एक्सेलरेट कर सकते हैं और लिक्विड फ्यूल को ले जाने में हमें जितनी जगह की जरूरत होती है उतने में हम एक मेगाटन वाले 3 लाख हाइड्रोजन बम को उस स्टारशिप में ले जाने में सक्षम हो पाएंगे और इसके इस्तेमाल से मात्र 44 वर्ष के समय अंतराल में ही हमारा स्टारशिप अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में प्रवेश कर चुका होगा। यहाँ पर एक परेशानी इस शिप की गति को वापस धीमा करने में होगा, जहाँ इसकी गति कम करने में तकरीबन पूरे ईंधन का 50% हिस्सा इस्तेमाल हो जाएगा और इस पूरी यात्रा का समय भी दोगुना होकर तकरीबन 90 वर्ष के आसपास पहुंच जाएगा। यानी कि इस पूरे मिशन को पूरा करने के लिए हमें उस स्टारशिप पर मानवों की 3 जनरेशन को तैयार करना होगा और इसमें भी परेशानी ये होगी कि क्या उन ट्रैवलर्स के आने वाली जनरेशन उनके जितने इंटेलिजेंट होंगे कि नहीं, ये कह पाना कठिन है, पर इस तकनीक को बाकियों से काफी प्रभावशाली माना जा सकता है। नंबर 3, एंटी मैटर का उपयोग। ईंधन के रूप में एंटी मैटर का इस्तेमाल इस पूरे मिशन के लिए क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है, क्योंकि एंटी मैटर एक ऐसे ईंधन होते हैं जिसके मात्र 10 ग्राम मात्रा के इस्तेमाल से 1 महीने के अंदर मंगल की यात्रा पूरी की जा सकती है। ऐसे में अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में इसका इस्तेमाल मात्र कुछ वर्षों में इंसानों को 4.4 प्रकाश वर्ष की यात्रा में काफी महत्वाकांक्षी साबित होगा। पर इसमें एक बड़ी बाधा है, इसे बनाना और इकट्ठा करना बेहद मुश्किल कार्य है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से इसका उत्पादन बेशक किया जा सकता है, परंतु ये पूरी प्रक्रिया काफी धीमी और साथ ही काफी महंगी भी होती है और आज तक इंसानों ने एक समय में एक छोटे से मात्रा में ही एंटीमैटर के रूप में एंटी प्रोटॉन्स का निर्माण किया हुआ है, जो कि यहाँ तक कि किलोग्राम में भी नहीं था। पर अगर इंसान इस उत्पादन क्षमता को करोड़ों और अरबों किलोग्राम तक ले जा सके और इसे सस्ती बना सके, तो इस बात की संभावना है कि प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन के इस्तेमाल से वैज्ञानिक एक आम ईंधन से 50 गुना अधिक ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम हो पाएंगे और इस ऊर्जा के इस्तेमाल से मात्र 9 वर्षों की यात्रा करके ही अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में पहुंचा जा सकेगा।
और इसमें भी प्रकाश की गति के आसपास की गति से यात्रा करने की वजह से टाइम डायलेशन की प्रक्रिया भी प्रभाव में आएगी और ये 9 साल का समय भी घटकर तकरीबन 6 साल पर आ जाएगा। यानी कि एंटीमैटर से चलने वाला ये स्टारशिप इंसानों को मात्र 6 वर्षों में ही अल्फा सेंटोरी सिस्टम में पहुंचाने में सक्षम होगा। पर अगर हम इन रॉकेट्स को एक समय के लिए अलग रखते हैं तो क्या ऐसी कोई तकनीक बचती है जो इंसानों को अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम तक पहुंचा सकती है, जो हमें आकाश में तैरते हुए अल्फा सेंटोरी तक छोड़ दे? आइए जानते हैं। नंबर 4, लाइट सील स्पेसक्राफ्ट। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश के माध्यम से एक विशाल अंतरिक्ष यान को कई प्रकाश वर्ष दूर की यात्रा पर भेजा जा सकता है। पर कैसे? आइए समझते हैं। अब तक वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ऐसे लाइट सेल क्राफ्ट्स में मनुष्यों को भेज पाना संभव नहीं है, पर अगर प्रयास किया जाए तो इसे संभव किया जा सकता है। दरअसल इस यात्रा में हिस्सा कुछ मॉडर्न पदार्थों जैसे कि कार्बन वेव का इस्तेमाल कर माइक्रोवेव बीम की सहायता से अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं, जिसे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा धरती से सक्रिय किया जा सकेगा। हाँ, पर इंसानों को इसमें ढोने के लिए एक विशाल यान की जरूरत पड़ेगी और इसमें जिस लेजर बीम का इस्तेमाल होगा उसका भी काफी विशाल होना और हीलियम 3 रिएक्टर द्वारा संचालित होना बेहद जरूरी है। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान वैज्ञानिक सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करेंगे जो सूर्य की कक्षा में लगातार घूर्णन करता रहेगा। पर इस पूरे यान की स्पीड क्या होगी? अंतरिक्ष में जो चीज हल्की होती है उसकी गति अधिक होती है और चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी इंसान यान के अंदर ईंधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे में लेजर के आकार और प्रभाव के अनुसार इस पूरे यान की गति प्रकाश की गति का 10% या उससे अधिक निश्चित ही होगी। पर इस पूरे प्रक्रिया में काफी चुनौतियां भी हैं, जहां यान की गति को धीमा करना इंटरस्टेलर वाइन जैसी चीज इस पूरे यान के रास्ते में बाधा बन सकती है। नंबर 5, मानव निर्मित ब्लैक होल की यात्रा। अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने का ये बाकी 4 विकल्पों में से सबसे बेहतर और सबसे तेज विकल्प है। मानव निर्मित ब्लैक होल की सैर। स्वार्जेशिल्ड कुगेब्लिट्ज एक ऐसा इंजन जो मानव निर्मित ब्लैक होल में यात्रा करने के मकसद से बनाया गया था। पर आखिर ये मानव निर्मित ब्लैक होल का अर्थ क्या है? आमतौर पर एक प्राकृतिक ब्लैक होल मास की वजह से अस्तित्व में आता है, पर मानव निर्मित ब्लैक होल के लिए इंसानों को प्रकाश की जरूरत पड़ती है। प्रचुर मात्रा में लेजर लाइट को अगर एक छोटे से क्षेत्र में प्रकाशित किया जाए तो ये स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ने में कामयाब होता है, जिसमें अंतरिक्ष में 2 जगहों की दूरी में भारी कमी आती है। ये पूरी प्रक्रिया एक सिमुलेटेड को जन्म देती है, जिसे कुगेल ब्रिज इंजन से पार किया जा सकता है, जो कि सबसे तीव्र गति से इंसानों को अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम तक पहुंचा सकता है। हालांकि इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसे लेजर बीम को बनाने की होगी जो अत्यधिक शक्तिशाली हो, और ये वर्तमान की तकनीकी कुशलता के आधार पर कर पाना भी संभव नहीं लगता। तो अब अंत में सवाल आता है कि इंटरस्टेलर ट्रैवल की इन 5 वास्तविक संभावनाओं में से ऐसी कौन सी संभावना है जो हमें काफी तेजी से और आसानी से अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम तक ले जा सकती है? मेरी माने तो ओरियन प्रोजेक्ट में होने वाली तकनीकी वर्तमान दृष्टिकोण से काफी सफल नजर आती है, क्योंकि ये तकनीकी हमारे पास अभी वर्तमान में मौजूद नहीं और इसके इस्तेमाल से
हम कम से कम 100 वर्ष की यात्रा पूरी करते हुए अपने सबसे नजदीकी सौरमंडल तो पहुंच भी सकते हैं। जैसा कि अंतरिक्ष में ऐसे हथियारों के उपयोग को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो चुका है, जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए इस तकनीक का उपयोग केवल किसी आपातकालीन स्थिति में ही किया जा सकेगा। फिलहाल अगले 100 वर्षों तक ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती जिसमें पृथ्वी के अंत की आशंका हो। न्यूक्लियर फ्यूजन के अलावा एंटी मैटर से चलने वाले इंजन या अल्कुबियर ड्राइव जैसी तकनीकें भविष्य की हैं, जिन पर अभी काफी शोध किया जाना बाकी है। लेकिन जिस दिन वैज्ञानिकों ने इस तकनीक पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली और यदि वे एंटी मैटर या कृत्रिम ब्लैक होल्स को प्रभावी ढंग से बनाना सीख गए, तब इंटरस्टेलर तारामंडल पार यात्रा हमारे लिए चांद, मंगल और शुक्र की यात्रा जितनी आसान और सुलभ हो जाएगी।